आज हम मुगल कालीन स्थापत्य कला करेंगे। मुगल काल शांति और समृद्धि का काल है और शांति और समृद्धि का काल है, इसलिए कलात्मक गतिविधियों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और मुगल काल में जो स्थापत्य कला है, हम देखेंगे कि जब तुर्क आए भारत, तो तुर्क भारत में एक इस्लामिक शैली लेके आए, और जो ये इस्लामी शैली है, ये भारतीय शैली से इसका मिश्रण हुआ। तो भारत में एक नई इंडो इस्लामिक शैली, इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। अब ये जो इंडो इस्लामिक शैली है, ये मुगल काल में अपने चरम पर पहुंच गई। तो मुगल काल में ये इंडो इस्लामिक शैली अपने चरम पर पहुंच गई। चरम पर पहुंच गई और इस काल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ। अब मुगल काल में जो इमारतों का निर्माण हुआ, सबसे पहले हम देखें कि बाबर के समय किन इमारतों का निर्माण हुआ। तो बाबर जो है, बाबर को बहुत समय नहीं मिला, युद्ध ही लड़ता रहा ये, और 4 साल ही शासन किया इसने, 26 से 30 तक। तो इसके पास उतना समय नहीं था। तो इसने जब भारत पे आक्रमण किया, तो इसने कुछ मस्जिदें बनवाई थी ताकि सैनिक नमाज पढ़ सकें, जैसे काबुली बाग की मस्जिद, काबुली बाग, काबुली बाग मस्जिद, संभल की मस्जिद, ठीक, तो संभल की मस्जिद। इसके अलावा इसी का, बाबर का ही एक सेनापति था मीर बाकी। मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरी मस्जिद। तो इस तरीके से बाबर के समय ये इमारतें बनी, और ख़ास तौर पे मस्जिदें बनी ताकि सैनिक नमाज पढ़ पाएँ। अब बाबर को उतना समय मिला नहीं, तो बाबर के समय बहुत ज़्यादा इमारतों का विकास नहीं हुआ। अब बाबर के बाद जो हुमायूं का काल है, हुमायूं हुमायूं के समय जो इमारतें बनी, हुमायूं को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। तो हुमायूं के समय इसने एक दिल्ली में इमारत बना रखी थी, दीन पनाह, दीन पनाह। और इसी दीन पनाह में एक पुस्तकालय भी था, शेर मंडल। हुमायूं को बड़ा शौक था पढ़ने लिखने का, तो ये पुस्तकालय बनवा रखा था, और इसी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हुई। तो इस तरीके से हुमायूं के समय की ये इमारत है दीन पनाह। अब अकबर के समय जो इमारतें बनी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अकबर के समय वास्तव में अगर स्थापत्य गतिविधियों की शुरुआत देखी जाए तो अकबर के समय ही हुई, और अकबर के समय बहुत बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण हुआ, चाहे उसमें मस्जिदें रही हों, चाहे किले हों। तो ये बड़े पैमाने पर इस समय निर्माण कार्य हुआ। अकबर का काल संपन्नता का काल है, शांति समृद्धि का काल है, तो जाहिर सी बात थी कि भवनों का विकास होगा इस समय। अकबर की काल की जो इमारतें हैं, उनकी जो विशेषता है, अकबर के काल की इमारतें शक्ति
और प्रतिष्ठा की सूचक हैं। शक्ति और प्रतिष्ठा की सूचक हैं, यानी इमारतें बड़ी भव्य हैं। ये जो इमारतें होती हैं, हम देखेंगे कि अकबर बहुत ही शक्तिशाली शासक है, बहुत प्रभावशाली शासक है। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसका प्रभाव उसके निर्माण कार्यों पर दिखाई देता है। तो अकबर के काल की जो इमारतें हैं उसमें खूबसूरती पर कम ध्यान दिया गया है, भव्यता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसके काल की जो इमारतें हैं वो शक्ति और प्रतिष्ठा की सूचक हैं। अब अकबर के काल की जो इमारतें हैं इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो फतेहपुर सीकरी की इमारतें, फतेहपुर सीकरी की इमारतें, और दूसरी जो है आगरा की इमारतें। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है, पहले हम इसको देखेंगे। फतेहपुर सीकरी को अकबर राजधानी बनाना चाहता था, क्योंकि यहीं पे शेख सलीम चिश्ती रहते थे। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई। फतेहपुर सीकरी के जो इमारतें हैं वो धरनी और चापाकार शैली में बनी हैं, चापाकार शैली। और अकबर के समय की इमारतों में बड़े पैमाने पर बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो चुनार से लाए गए थे, मिर्जापुर से। फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें बनवाई अकबर ने, उसमें एक तो जोधाबाई का महल है, जोधाबाई महल, ये सबसे भव्य है, सबसे बड़ा है जोधाबाई का महल। इसके अलावा तुर्की सुल्ताना का महल, सुल्ताना महल, ये सबसे अलंकृत है, सबसे खूबसूरत यही है, तुर्की सुल्ताना का महल। इसके अलावा पंचमहल, पंचमहल ये 5 मंजिला है। हवा महल, हवा महल, इसमें जालियां लगाई गई थी हवा आने के लिए, तो हवा महल। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद। और ये जो जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी की सबसे जो प्रभावशाली इमारत है वो जामा मस्जिद है। और इसी के आगे 134 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा बनवाया, बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा इसने बनवाया था, ये अर्ध गुंबदाकार है बुलंद दरवाजा, और ये अकबर ने अपनी दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। हालांकि कहीं कहीं मिलता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो ये बुलंद दरवाजा बनवाया जामा मस्जिद के आगे इसने। तो इस तरीके से ये जो फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं अकबर के समय, इसके अलावा आगरा की जो इमारतें हैं उसमें अधिकतर नष्ट हो चुकी हैं। तो आगरा में केवल 2 ही इमारतें शेष हैं, एक अकबरी महल और एक है जहांगीरी महल, जहांगीरी महल। तो ये आगरा की इमारतें हैं। इसके अलावा अकबर के काल में किले भी कुछ बनवाए गए, जैसे लाहौर का किला, लाहौर का किला। और अपने शासन के अंतिम समय में अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया, इलाहाबाद का किला,
इलाहाबाद को नाम भी इलाहाबाद अकबर ने ही दिया था। तो इलाहाबाद का किला बनवाया जो संगम पे स्थित है, बड़ा ही भव्य किला है। तो ये अकबर के काल की इमारतें हैं। इसके अलावा अकबर के काल में ही हुमायूं का मकबरा भी बना। जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा ये बनवाया था। अगर ये भी पूछता है कभी कभी कि पूर्णतया ईरानी शैली में कौन सा मुगल मकबरा बना है, तो हुमायूं का मकबरा ये पूर्णतया ईरानी शैली में है, पूर्णतया ईरानी शैली में। बाकी लगभग इमारतों पर भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा है, तो पूर्णतया ईरानी शैली में है। इसका निर्माण करवाया था एक हुमायूं की पत्नी थी बेगा बेगम, बेगा बेगम या हाजी बेगम, इन्हीं का नाम है हाजी बेगम। तो बेगा बेगम या हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था और इसके स्थापत्यकार थे, हुमायूं के मकबरे के स्थापत्यकार हैं मिर्जा मीरक ग्यास। तो मिर्जा मीरक ग्यास इसके स्थापत्यकार थे और ये पूर्णतः ईरानी शैली में बना बहुत खूबसूरत मकबरा है। 4 बाग पद्धति का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और इस मकबरे को कहा जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ताजमहल जो है, ताजमहल को अगर ये कहा जाए कि एक वफादार महबूब को अपने एक वफादार महबूब द्वारा अपनी महबूबा को महबूबाना पेशकश, तो हुमायूं के मकबरे को ये कहा जा सकता है कि एक वफादार महबूबा द्वारा अपने महबूब को महबूबाना पेशकश। और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अब जहांगीर के काल में हम देखेंगे कि किन इमारतों का निर्माण हुआ। तो जहांगीर, हम देखेंगे जहांगीर को स्थापत्य कला में उतनी रुचि नहीं थी। हालांकि जहांगीर के काल में एक चीज़ हम देखेंगे कि जो मुगल स्थापत्य कला है उसका संक्रमण काल है जहांगीर का काल, क्योंकि जहांगीर के काल में इमारतों में संगमरमर का प्रयोग और पित्रा-दुरा का प्रयोग, पित्रा-दुरा का प्रयोग होने लगा था। तो ये शाहजहां और अकबर के काल के बीच एक संक्रमण काल है कि संगमरमर और पित्रा-दुरा का प्रयोग यहाँ होना शुरू हुआ। तो पहली बार पित्रा-दुरा का प्रयोग यहीं हुआ। और जहांगीर जो है, जहांगीर के बारे में ये कहा जाता है कि इसको चित्रकला में ज़्यादा रुचि थी, तो इसने स्थापत्य कला में उतनी रुचि नहीं दिखाई। इसके काल में जो इमारतें बनी उसमें, अच्छा, पित्रा-दुरा ये होता है कि जैसे इमारतों में फूल पत्तियों की कढ़ाई और उसमें हीरे मोतियों की जड़ावट की जाती है। जैसे इसका बहुत बड़े पैमाने प्रयोग पित्रा-दुरा का ताजमहल में किया गया। जहांगीर के समय जो इमारतें बनी, एक तो बना एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, पहली बार पित्रा-दुरा का प्रयोग इसी में किया गया है। तो पहली बार ये पित्रा-दुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में ही किया गया है। इसके अलावा लाहौर के शहादरा में, लाहौर के शहादरा में जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। इसके अलावा जो
अकबर का मकबरा है, ये भी जहांगीर के समय ही बनाया गया। अकबर का मकबरा ये बनवाया जहांगीर ने सिकंदरा में। सिकंदरा ये आगरा से कुछ दूरी पे है सिकंदरा। और ये जो मकबरा बना है अकबर का, ये बौद्ध शैली में बनाया गया है। तो इस तरीके से ये जहांगीर के काल की इमारतें हैं। अब हम शाहजहां के काल की इमारतें देखेंगे। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच गई। तो इसके काल में बहुत सारी इमारतें बनाई गई। स्थापत्य कला जो थी वो चरम पर पहुंच गई और बहुत सारी इमारतें बनाई गई इसके समय। और इसके समय की इमारतें जो है उसकी विशेषता ये है कि इसके समय बड़े पैमाने पर संगमरमर और पितरादुरा का प्रयोग किया गया। तो बहुत बड़े पैमाने पर संगमरमर और पितरादुरा का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि पहले से जो इमारतें बनी थी उसमें भी इसने संगमरमर लगवा दिया जो है। इसके काल की इमारतें की और विशेषता ये है कि इसके काल की इमारतें जो है वो खूबसूरती और नफासत के दर्शन होते हैं। यानी इसके काल में शाहजहां रोमांटिक आदमी है और इसकी इमारतों पे भी रोमांस झलकता है। इसके काल की जो इमारतें हैं उसमें भव्यता पे कम जोर दिया गया है, खूबसूरती पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे ताजमहल को अगर आप देखें तो जिससे लगता है कि छुई मुई टाइप की इमारत है कि अगर छुएंगे तो गंदी हो जाएगी। तो खूबसूरती और नफासत के दर्शन होते हैं इसकी इमारतों में। तो ये इसके व्यक्तित्व का प्रभाव है इसके इमारतों पर। अब शाहजहां के काल में जो इमारतें बनी, तो शाहजहां के काल की इमारतों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आगरा की इमारतें और दूसरा दिल्ली की इमारतें। आगरा में जो शाहजहां ने इमारतें बनवाई उसमें सर्वप्रमुख है ताजमहल। ताजमहल जो है ये इसमें इस इमारत में मुगल काल की सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं। ताजमहल का जो स्थापत्यकार थे, ये थे मिर्जा, इसके स्थापत्यकार थे अहमद लाहौरी। तो ये ताजमहल के स्थापत्यकार थे। इसके अलावा इसके जो प्रधान मिस्त्री थे तो प्रधान मिस्त्री इसके थे उस्ताद ईसा खां। तो ये प्रधान मिस्त्री हैं ताजमहल के। ताजमहल ये यमुना नदी किनारे आगरा में बनाया गया और ये सबसे प्रभावपूर्ण इमारत है। ये पूरी तरीके से संगमरमर का बना है और इसमें जो संगमरमर लगा था वो मंगवाया गया था, जयपुर के पास है मकराना की खानों से। तो मकराना की खानों से संगमरमर मंगाया गया था। तो ये सबसे खूबसूरत इमारत है मुगल काल की। इसके अलावा जो आगरा के भवन हैं इसमें दीवाने आम,
दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने खास में खास लोगों से मुलाकात करता था शाहजहां, और दीवाने आम जो है इसी में दरबार लगाता था। तो दीवाने आम में ही दरबार लगाता था। और ये जो दीवाने आम है इसी में इसने तख्ते ताऊस का निर्माण करवाया। तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस जो है मयूर सिंहासन भी कहा जाता है इसको। इसके दोनों तरफ मोर बने हुए थे। इसके अलावा तख्ते ताऊस में 3 सीढ़ियां बनी हुई थी। तो 3 सीढ़ियां थी और ये रत्न जड़ित सीढ़ियां थी। और इसी तख्ते ताऊस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ये कोहिनूर हीरा जो है ये एक गोलकुंडा का व्यापारी था मीर जुमला, इसने शाहजहां को दिया था। तो ये तख्ते ताऊस में लगा हुआ था जो कोहिनूर हीरा था। इसी तख्ते ताऊस को बाद में नादिर शाह उठा ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मोती मस्जिद, और इसकी पुत्री जहां आरा बेगम ने, जहां आरा ने आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये तो शाहजहां द्वारा जो बनाए गए आगरा के भवन थे। अब शाहजहां ने जो दिल्ली में जो इमारतें बनवाई, तो दिल्ली में एक तो है लाल किला। लाल किला बनवाया। और दिल्ली में हम देखेंगे कि इसने दिल्ली का 7वां शहर बसाया शाहजहां ने, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, तो यहाँ इमारतें बनवाई जो है। तो शाहजहानाबाद ये 7वीं दिल्ली है। अब जो लाल किला बनवाया, लाल किले में ही दीवाने आम, और दीवाने खास ये बनवाया। दीवाने खास जो था इसकी छत जो है ये चांदी का पत्थर लगा हुआ था। और दीवाने खास पे ही अमीर खुसरो की ये लाइनें भी लिखी हुई थी कि गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त। यानी अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये लाइनें संभवतः कश्मीर के बारे में बोली थी अमीर खुसरो ने। तो ये शाहजहां के काल की इमारतें हैं। अब औरंगजेब के काल की इमारतें हम देखेंगे। औरंगजेब ये एक तो हम देखेंगे कि औरंगजेब को शुरू से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था इमारतों के निर्माण में। तो शुरू से ही एक तो औरंगजेब को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरी चीज़ कि औरंगजेब राज्य के कार्य में ही लगा रहता था। कहा जाता है कि 4 घंटे सोता था। तो उसने बहुत ज़्यादा इमारतों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और तीसरी एक और चीज़ है कि ये कहा जाता है कि कट्टर था, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इमारतों पर पैसा नहीं खर्च किया इसने। औरंगजेब के समय की जो इमारतें हैं, एक तो लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई इसने, बादशाही मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया इसने, मोती मस्जिद। और ये जो मोती मस्जिद है दिल्ली वाली,
ये पूर्णतया संगमरमर की है, पूर्णतया संगमरमर। तो ये पूर्णतया संगमरमर की मस्जिद है। इसके अलावा औरंगजेब ने औरंगाबाद में इसने, इनकी जो पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, उनकी उपाधि थी राबिया उद दौरानी। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया। और ये जो राबिया उद दौरानी का मकबरा है, इसको द्वितीय ताज भी कहा जाता है। और इसको ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। घटिया नकल, तो इसको ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये इमारतें जो औरंगजेब के काल में बनी। तो इस तरीके से ये हमने मुगल कालीन स्थापत्य कला पे चर्चा की। अगले लेक्चर में हम मुगल कालीन जो मनसबदारी व्यवस्था है उस पर चर्चा करेंगे।